जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आइस एम्पर ने जियान को सजेशन दिया था कि वो सभी बड़े क्लैनों को अपने साथ जोड़ ले, जिससे उसकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो जियान भी इसके लिए मान जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, जहाँ पर आइस एम्पर ने सभी बड़े क्लैनों को अपने साथ जोड़ने के लिए एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट बुला लिया था। और जियान भी आइस एम्पर को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने इतनी जल्दी इन सभी चीजों को अरेंज कर दिया। तो आइस एम्पर बोलते थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अगर मिस्टी क्लाउड से को पूरी तरीके से तबाह करना होगा तो हमें जिम एम्पायर की हर एक पर्सन को अपने साथ जोड़ना होगा। पर अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारा साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो जियान पूछता है कौन वो? तो आइस एम्पर बोलते वो डाउ वांग लेवल का गोही, जो कि एक टियर 6 का एल्केमिस्ट भी है, और वो जिम एम्पायर की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैनों में से एक क्लैन है, और लगता है शायद वो मिस्टी क्लाउड से का साथ देगा। तो ये सुन के जियान थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है। तभी जियान की नजर सामने खड़ी हुई याफी के ऊपर पड़ती है, और याफी की भी नजर जियान के ऊपर पड़ती है, और वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर याफी अपना सारा काम बाम छोड़ के जियान के पास आ जाती है और जियान से बोलती है लगता है कि आप दोनों पूरी तरीके से तैयार है मीटिंग के लिए। तो जियान भी ये सुन के एक प्यारी सी स्माइल दे देता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। और वहीं पे जियान पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे याफी ने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए जियान को वहाँ से भागने में मदद की थी। अगर उस दिन याफी और आइसे पर जियान की मदद नहीं करते तो जियान शायद वहाँ से नहीं भाग पाता। और उन सभी चीजों के लिए जियान याफी को थैंक यू बोलता है, और साथ ही याफी से बोलता है कि मैं उसके बदले आपको 100 गुना वापस लौटाऊंगा, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो, मैं उसको भी पूरा करूंगा। अगर आपको यहाँ की महारानी भी बनना है तो मैं आपको यहाँ की महारानी भी बना दूंगा। तो याफी एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती कि मुझे महारानी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ जब फाइट हो तो तुम अपना बस ख्याल रखो। पर तभी छोटे पैकेट की आवाज आती है और वो बोलती जियान। और जियान भी जब जिया को देखता है तो जियान के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और पे जिया के बगल में खड़ी होती है क्यून मेडुसा। पर तभी जियान नोटिस करता है कि दोनों औरतें एक दूसरे को घूरे जा रही होती। तभी याफी बोलती है जियान आपने बताया नहीं कि ये कौन है? तो जियान बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम इसे काइलिन बुला सकती हो। तो इसे देखकर याफी टॉन्ट मारती बोलती अच्छा तो आप हो मिस काइलिन, आप तो बड़ी सुंदर हो और शायद इसलिए आप मेरे जियान के पास खड़ी हो पा रही हो। और पे जियान याफी की ये सब बातें सुन के बोलता है कि याफी तो आज कुछ अजीब सी बातें करने में लगी हुई है, इसे क्या हुआ? और पे वो दोनों औरतें एक दूसरे को घूरे जा रही होती है गुस्से से, जिस वजह से वहाँ पे सन्नाटा फैल चुका होता है। और ये सब देख के छोटे पैकेट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी क्वीन मेडुसा बोलती है क्यों तुम अपना फालतू में अपना बिजनेस खराब करना चाहती हो? ये सुनते जियान एकदम से शॉक हो जाता है। तभी आइस एम्पर बोलती है या फिर अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आज ऑप्शन हाउस के अंदर काफी सारा काम है, क्योंकि आज बहुत सारी फैमिली आने वाली है ऑप्शन हाउस में, इसलिए जाकर तुम्हें उनको अटेंड करना चाहिए। तो ये सब सुन के याफी मान जाती, पर तभी वो जियान के पास आती है और वो जियान के कपड़े वपड़े सही करने लगती है। ये सब सुनते क्वीन मेडुसा गुस्से से आग बबूला होने लगती है, और वहीं पे याफी क्वीन मेडुसा को टॉन्ट मारती है। जियान से बोलती है भले ही तुम्हारे पास काफी सारे पावरफुल लोग हों, पर तुम उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी उम्मीदें जीव फैमिली की बस तुम पर है और तुम ही उनको इंसाफ दिला सकते हो। और साथ ही तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया उसे भी मत भूल जाना। और वहीं पे ये सब देख के क्वीन मेडुसा गुस्से से आग बबूला हो रही होती है, और वहीं पे याफी भी एकदम तिरछी भरी नजरों से देख लेती है कि भाई तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। और फिर याफी जियान को ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से बोलते हैं अपने साथ चलने के लिए, पर क्वीन मेडुसा जियान को टोटली इग्नोर कर देती और जिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पे ये सब देख के जियान के एकदम से दिमाग का दही हो जाता है, और बोलता है इस औरत को आज हो क्या गया, इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? ये तो मान गई थी मेरे साथ एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट साथ में चलने के लिए। तो आइस एम्पर बोलते एक औरत एक दूसरे से जलती है भाई, समझ जा। और फिर जियान और आइस एम्पर निकल जाते एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पर जियान पहुंच जाता है एल्केमिस्ट मार्केट। पर तभी आइस एम्पर बोलते कि मुझे कुछ काम है, इस वजह से तुम चलो मैं आता हूँ। तो जियान अकेली उस मार्केट से होते हुए जाने लगता है, पर जियान उस मार्केट का हावा देखता तो जियान को बहुत ही अजीब लगता है, और बोलता है कि यहाँ के लोग तो बहुत ही गलत तरीके से सौदा कर रहे हैं। पर जियान ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जियान एक शॉप के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे साओमी दिखाई देती है, जहाँ पर वो फायर फ्रूट को खरीद रही होती है, और उसने उस फायर फ्रूट की जो रियल प्राइस थी वो दे रही होती है। पर तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाता है और उस फायर फ्रूट की वैल्यू को ज्यादा देने लगता है, और इस वजह से जो दुकानदार होता है वो फायर फ्रूट उस दूसरे बंदे को दे देता है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी खड़े हुए लोग थे वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं ये सब बदतमीजी ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा एल्डर है, और उसके जो हेड है वो ओल्ड फार्मा है, जो कि एक टियर 5 के एल्केमिस्ट है। पर तभी जियान वहाँ पे आ जाता है और उस फ्रूट की डबल प्राइस बोल देता है उससे, जिसे सुनते ही सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पे साओमी जब जियान को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और जियान से बोलती है कि तुम्हें इससे ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक है, इसलिए अपन दोनों को यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो जियान बोलता है तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक है। तभी वो एल्डर बोलता है साले लड़की के सामने ज्यादा पैसे वाला बनना है, और उस फायर फ्रूट को अपने हाथ में ले लेता है। तभी जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस फ्रूट को अपने पास खींच लेता है, और बोलता है कि मैंने इस फायर फ्रूट के तुमसे ज्यादा पैसे दिए, इस वजह से अब ये फ्रूट मेरा हुआ। ये सुनकर वो एल्डर भड़क जाता है और बोलता है साले लड़के तुझे बात करने की तमीज नहीं, कौन है तुम्हारा टीचर, मुझे बताओ, मैं जाकर सीधा उसी से बात करता हूँ। और उस फ्रूट को लेने लगता है। तभी जियान बोलता है ये एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के जो एल्डर वो कुछ ज्यादा बदतमीज हो गई है, अब इन्होंने कमजोर लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर वो एल्डर भड़क जाता है और वो अपनी पूरी दुखी को निकाल लेता है, और जियान से बोलता है लड़के तेरे टीचर ने तो तुझे रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है, पर मैं आज तुझे बताऊंगा किस तरीके से बात करते बड़ों से। और
वहीं पे खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, पर साथ ही काफी ज्यादा घटिया भी है। एक एल्डर होके एक जूनियर के ऊपर हमला कर रहा है और वहीं पे एक एल्डर एक पंच बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है, पर जियान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है, पर वो अभी भी नहीं मानता और वो जियान को मारने के लिए जाने लगता है। पर तभी जियान आता है और उसकी गर्दन पकड़ के उठा लेता है और बोलता है साले तू मुझे मत बता मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया है। और वहाँ पे ओल्ड फार्मा भी खड़े होते और जियान उनको महसूस कर लेता है। इस वजह से जियान बोलता है ओल्ड फार्मा अब देखना बंद करो, अगर आप अभी सामने नहीं आए तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी मत कोसना कि मेरे हाथों से आपका एक टियर 5 का एल्केमिस्ट मारा गया। ये सुनते फार्मा सामने आ जाते और बोलते जियान मैंने आपको काफी टाइम बाद देखा। और यहाँ पे शोमी अपने मन में बोलती कि टीचर ने सही बोला था, ये जियान लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि ये सिर्फ 3 सालों के अंदर ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और यहीं पे जियान उस एल्डर को उठा के फेंक देते, तभी वहाँ पे फार्मा आ जाते और जियान से बोलते आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पर अभी आपको चलना चाहिए क्योंकि सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं हॉल के अंदर। तो जियान बोलता चलो चलते हैं और वो फ्रूट स्वामी को देता है और वहाँ से वो भी चला जाता है फार्मा के साथ। और फिर सीन चेंज होकर मीटिंग हॉल पे आ जाता है जहाँ पर जीमा एम्पायर के सभी बड़े सेक्ट के लीडर बैठे हुए होते हैं और वो सभी के सभी जियान के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी कुछ ही देर बाद जियान फार्मा के साथ उस मीटिंग हॉल के अंदर एंट्री मार देता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। साथ ही सैंड एम्पायर भी खड़े हो जाते और जियान से बोलते कि आपने इन 3 सालों के अंदर काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और आपकी इस तरीके की पावर देख के मैं काफी ज्यादा शौक हूँ। तो इस इनके जियान ग्रीट करते हुए बोलता है ये तो बस आपका बड़कपन है। और फिर जिन सभी लीडरों को देखते और फिर जियान को उसकी कुर्सी बताई जाती तो जियान भी जाकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। पर सभी के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि इन 3 सालों के अंदर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, इसने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करी। तभी जियान बोलता है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग मैंने क्यों रखी है और साथ ही आप लोग मेरे लक्ष्य को भी जानते होंगे, इस वजह से मैं इस बात को ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मिस्टी क्लाउडसेक ने मेरे जीव फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और इसलिए मैं मिस्टी क्लाउडसेक से इस चीज का बदला लेना चाहता हूँ और उसे पूरी तरीके से तबाह करना चाहता हूँ और इस बदला लेने में आप लोगों की मदद चाहता हूँ। इस वजह से मैंने आप लोगों को बुलाया यहाँ पर, क्योंकि जो मिस्टी क्लाउडसेक है वो जीव फैमिली के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे जीमा एम्पायर के लिए खतरा है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे जीमा एम्पायर को तबाह कर देगा। तभी सैंड एम्पायर बोलते जो मिस्टी क्लाउडसेक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हम लोग उससे डायरेक्ट फाइट नहीं ले सकते हैं। तो जियान बोलता है कि जब मैं जेन्यू पास से अंदर घुसा था जीमा एम्पायर पर, वहाँ पर हमें मिस्टी क्लाउडसेक के लोग मिले थे जो कि जेन्यू पास को कब्जाना चाहते थे और उसका सारा कंट्रोल खुद लेना चाहते थे। और फिर मिस्टी क्लाउडसेक ने प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला कर दिया और उसे कब्जाने की कोशिश की। तभी प्रिंसेस याई बोलती ऐसा कैसे हो सकता है। तो जियान बोलता है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जेन्यू पास से 1 या 2 दिन के अंदर ही न्यूज आ जाएगी। और इस चीज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मिस्टी क्लाउडसेक ने डायरेक्टली हमला कर दिया रॉयल फैमिली के ऊपर भी। इसलिए अब आप सभी लोगों का डिसीजन है कि आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि मुझे जितना मोटिवेशन देना था वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और अगर अभी भी आप लोगों को बीच का बिच्छू बन के रहना है तो आप लोग रहिए, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता कोई गलत करे और मैं खड़ा हुआ देखता रहूं। और ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में चल के आप लोग मेरी पीठ में चुराना भोग दो, जो कि मैं तो किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला हूं। मैं जब तक मिस्टी क्लाउडसेक को तबाह नहीं कर दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। ये सब सुनते ही वो सभी लोग एकदम से सोच विचार में पड़ जाते हैं। पर सबसे पहले आइस एम्पायर बोलता है कि प्राइमर क्लैन हमेशा जियान तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। आज मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो ये मिस्टी क्लाउड आगे चल के किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ये सब कुछ तबाह कर डालेगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तभी मूव फैमिली का लीडर बोलता है जियान तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने इस बैटल में। तो जियान बोलता है कि 50-50 चांसेस है इसको जीतने के। और तभी सैंड एम्पायर बोलते भले जियान तुम काफी सारे डाउ वैंग को अपने साथ ले आए, पर मिस्टी क्लाउडसेक के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जहाँ तक कि उनका एक डाउ वांग लेवल का वॉरियर इन सभी को अकेले संभाल सकता है। ये सुनते जियान एक चुटकी बजाता है, तभी वहाँ पे आ जाते हैं ब्लैक कॉन रीजन के सेक्ट लीडर्स और उन लोग के साथ साथ वहाँ पे आ जाते हैं हमारे मास्टर भी। और बोलते डाउ वांग तो है, साथ ही डाउ जोंग भी है। और जब वो सभी लोग मास्टर को देखते तो उनके मुंह कान नाक और जीभ भी फट जाती है। तभी जियान बोलता है मास्टर कि आप क्यों बाहर आ गए। तो मास्टर बोलते हैं एक ना एक दिन इन सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल ही जाना था। और वो तीनों एल्डर भी अपने मन में बोलने लगते हैं इसके पास ऑलरेडी क्वीन मेडुसा थी, पर ये नहीं पता था कि इसके पास ऑलरेडी एक और डाउ जोंग है। अच्छा वो जो हम लोगों ने इससे पंगा नहीं लिया, अगर इससे पंगा ले लेते ना तो लेने के देने पड़ जाते। और तभी मास्टर ओल्ड फार्मा से बोलते हैं लिटिल एल्केमिस्ट काफी टाइम हो चुका, काफी टाइम बाद मैंने तुम्हें देखा है, पर मुझे तुम आज भी याद हो। तभी फार्मा भी मास्टर को पहचान जाता है। तभी मास्टर बोलते कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे लगा था तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है। और साथ ही मास्टर बताते कि मैंने इसे तब देखा था जब मैं यहाँ पर घुमा करता था, तभी एक छोटी सी प्रॉब्लम में था तो मैंने इसकी मदद कर दी थी। ये सुन लेकिन ओल्ड फार्मा मास्टर को ग्रीट करते और बोलते मुझे आप आज भी याद हो, जो आपने मेरी मदद की थी मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पे स्टैंड पर ये सोच रहे होते अगर ये ओल्ड फार्मा ओल्ड है तो ये कितना ज्यादा ओल्ड है। पर तभी मास्टर बोलते ये सभी फालतू बातों को छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। पर उससे पहले मैं चला जाता हूँ और मेरे जो स्टूडेंट ने बोला उस पर जरूर गौर फरमाना, क्योंकि ये जो फाइट है वो मामूली फाइट नहीं होने वाली है, लाइफ और डेथ की फाइट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग सोच समझ के फैसला लेना। और फिर मास्टर रिंग के अंदर चले जाते, उसके बाद सभी लोग उसमें आते और वो सभी लोग अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी ओल्ड फार्मा बोलते कि आप मेरे मास्टर की भी एक डिसाइबल हो और इस वजह से आप जो मिस्टी क्लाउडसेक से फाइट करने जा रहे हो उसमें एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट आपके साथ है।
और साथ ही मू फैमिली का लीडर भी जोश में आ जाता है और जियान से बोलता है कि मैं भी आपके साथ हूँ। पर तभी प्रिंसेस यायू थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद बोलती है। अब जियान की पावर को देख के लगता है कि जियान भी अब उतना ही पावरफुल हो चुका है जितना मिस्टिक क्लाउड है। इस वजह से मुझे एक बात का डर है, जब जियान मिस्टिक क्लाउड को हरा देगा उसके बाद कहीं जियान ही इस पूरे जीमा एम्पायर को रूल ना करने लगे और हमारे रॉयल फैमिली की जो कंडीशन है वो हमेशा सेम ही बनी रहे। तो जियान बोलता है कि भले ही मैं फ्यूचर में जाकर कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाऊं, पर मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं कभी भी रॉयल फैमिली के रूल्सों को नहीं तोड़ूंगा और ना ही कोई नए रूल्स बनाऊंगा। और रही बात प्रिंसेस यायू आपकी रॉयल फैमिली की, अगर मैं कुछ टाइम तक मिस्टिक क्लाउड के ऊपर हमला नहीं करता हूँ तो कुछ टाइम बाद ही मिस्टिक क्लाउड तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा और तुम्हारी रॉयल फैमिली की माँ की आंख कट जाएगा। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जियान यहाँ पर आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आया है कि तुम मेरा साथ दो। ये सुनकर सैंड पर बोलते कि जो प्रिंसेस यायू वो काफी ज्यादा यंग है, इस वजह से वो अभी नहीं समझती है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए मैं मास्टर जियान से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप नादान समझ के उसे माफ कर दें और रॉयल फैमिली आपके साथ है मिस्टिक क्लाउड की इस फाइट के अंदर। और तभी नायन फैमिली भी जियान का सपोर्ट के लिए आ जाती है। और तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है जो कि याफी ने आइसेम्पर के लिए भेजा होता है, जहाँ पर आइसेम्पर सभी को बताते हैं जुनसेन बहुत ही जल्दी यूनियन और गुई की शादी कराने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्टो की यूनियन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर यूनियन अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे गुई आ जाता है। तो यूनियन बोलती बारे गुई, मैं तो तुझे बड़ा सीधा साधा आदमी समझती थी, तू तो एक नंबर का सी निकला बे, तूने तो सीधा मौका देख के चौका मार दिया। तो ये सुनते गुई बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब यूनसेन का आइडिया था पर मैं उसे मना नहीं कर पाया, आप मेरी भावनाओं को समझिए। तो यूनियन बोलते कि मैं तुम्हें दोस्त समझती थी। तो ये सुनते गुई जियान का नाम लेता है। ये सुनकर यूनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है औकात में रहे। तो गुई बोलता है कि मुझे यूनसेन ने सब कुछ बता दिया, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों ने जंगल में मंगल भी किया था। तो यूनियन गुस्से से बोलते हो मैं तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, तो मुझे बस ये बता कि तू मेरे मास्टर का ऑफर रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो गुई बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ क्योंकि तुम्हारा और जियान का आगे चल के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यूनियन बोलती है इससे तेरा कोई भी लेना देना नहीं है और तू भले ही मुझसे शादी कर ले, और इसके बाद तुझे सिर्फ मेरी तरफ से एक लाश मिलेगी और कुछ नहीं। ये सुनती गुई एकदम से भड़क जाता है और बोलता है कि मैं एक फिल्म में करूँ, वो जियान साला 2 कौड़ी का, तुम फिर भी उसी के बारे में सोचती रहती हो। पर यूनियन इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। तो गुई वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जियान वापस आ चुका है जीमा एम्पायर के अंदर। ये सुनकर यूनियन खुश हो जाती। तभी गुई बोलता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही जल्दी मिस्टिक क्लाउड से उसको मार डालेगा और मैं भी तुमसे शादी करने के बाद जो तुम्हारे ऊपर जो सील लगी है उसे हटवाकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा तुम्हें लेकर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर फिर से मीटिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान बोलते हैं कि शादी कितने दिनों बाद है। तो आइसेम्पर बोलते हैं कि शादी 2 दिनों बाद है। तो ये सुनकर जियान बोलता है कि तो हम 2 दिन बाद ही मिस्टिक क्लाउड के ऊपर हमला करेंगे। तो सैंडर बोलते इतनी जल्दी। तो जियान बोलते अगर शादी हो जाती उसके बाद कोई हर कीमत पे मिस्टिक क्लाउड से कई साथ देगा और इससे मिस्टिक क्लाउड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बात हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो सभी लोग थोड़ी देर सोच विचार करने लगते, पर तभी बोलते कि जियान बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें 2 दिन बाद ही मिस्टिक क्लाउड के ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो जियान बोलते कि सभी लोग मान चुके, इस वजह से हम लोग 2 दिन बाद मिलते, तब तक के लिए बाय। और फिर इस मीटिंग को हुए 2 दिन बीत जाते। फिर उसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अकेला खड़ा होता है और बोलता है कि पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने सोचा कि तुम चली गई मुझे छोड़कर। पर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और बोलती कि मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने वाली जब तक मुझे सोल रिकवरी पिल नहीं मिल जाती है। पर तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? तो क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुनती है जियान को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो क्वीन मेडुसा के पास आता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए सोल रिकवरी पिल बहुत ही जल्दी बना दूंगा और फिर उसके बाद तुम खाओ या ना खाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है उसे खाने के बाद जो मेरी सोल है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी और इसी के साथ हैवी स्वेलिंग पाइथन के जो इमोशन है वो भी खत्म हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो जियान बोलते अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे मार पाओगी क्योंकि ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। हैवी स्वेलिंग पाइथन की भली सोल तुम्हारे पास है पर तुम क्वीन मेडुसा हो, इस वजह से तुम्हारे इमोशंस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हैवी स्वेलिंग पाइथन का बाप भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि तुम्हारी फीलिंग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती जियान तुमको क्या लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है? तो जियान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, पर जो मेरी यूनसेन के साथ जो फाइट होने वाली उसमें मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा या फिर मैं यूनसेन के हाथों मारा जाऊंगा और अगर मैं मारा जाता हूँ फिर तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है सोल रिकवरी पिल की। पर तभी क्वीन मेडुसा बोलती अगर तुम यूनसेन के हाथों मारे जाते तो मैं तो बहुत थैंकफुल होंगी यूनसेन की कि उसने तुम्हें मार डाला। ये सुनकर जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते अच्छा ठीक है पर अब मैं चलता हूँ और जियान वहाँ से चला जाता है और वहीं पे क्वीन मेडुसा अकेले खड़ी रह जाती है। और मैं क्वीन मेडुसा से बस यही बोलना चाहूंगा अगर दिल में है तो बोलो यार, पता नहीं लड़कियां क्यों करती है ऐसा, चाहे फिर वो एनीमे हो चाहे फिर वो रियल लाइफ हो। और हाँ अब आप लोगों को दिखाता हूँ इस जीमा एम्पायर की असली रानी को। जो आप बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं वो है असली रानी की और वो रानी कोई और नहीं, वो है क्वीन मेडुसा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।